एजम्पशन आपने क्यों किया है? हवा में तो एजम्पशन नहीं हो सकती, उसमें तो कोई हकीकत तो होगी ना, उस एजम्पशन में कुछ हकीकत होगी जो आपने एज्यूम किया है। तो दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन दैट ट्रांसलेट द रिसर्च क्वेश्चन। तो ये जो टेस्टिंग हाइपोथेसिस करते हैं ना, ये हर जगह पे जहां पे हम डिसीजन लेते हैं, डिसीजन अगर वो कोर्ट में हम डिसीजन लेते हैं तो वो भी हाइपोथेसिस यूज करते हैं। हाइपोथेसिस क्या है? एज्यूम कर लेते हैं ना, लोगों को जो इन्वेस्टिगेशन के लिए लोगों को, मुजरिम को वो पकड़ते हैं तो उसके लिए तो क्या करते हैं, पहले वो एजम्पशन करते कि इस बंदे ने ये किया है, ये काम, ये गलत काम, ये चोरी या ये मुजरिम है कि नहीं है। उसके बेस पे ये टेस्ट तब होगा जब कोर्ट में उसको पेश किया जाता है, उसके ऊपर आर्गुमेंट्स हो जाती हैं, तो फिर वो डिसाइड होता है कि इसने किया है कि नहीं किया। आफ्टर कंक्लूजन पता चल जाता है। लेकिन एजम्पशन पहले, तो हर एक किस्म की इन्वेस्टिगेशन, अगर आप पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अगर कोर्ट वाले करते हैं, इवन अगर डॉक्टर्स करते हैं ना किसी चीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन, तो हर एक फील्ड में आपके लिए यूज होता है क्या? हाइपोथेसिस यूज होता है। रिसर्च के अंदर, क्योंकि ये रिसर्च है, तो रिसर्च हर जगह पे आप रिसर्च को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आप टेस्टिंग हाइपोथेसिस करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? एक होता है हाइपोथेसिस, एक होता है टेस्टिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस based on assumption which may be true, may be false, but the procedure is known as through which we can test this hypothesis. This procedure is known as testing hypothesis. So testing hypothesis is the whole procedure, and hypothesis is based on assumption which may be true, may be false. ठीक है, ये है एनालिसिस चैप्टर में मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा स्टैटिस्टिक्स में। फिर कहते हैं कि in a prediction it includes components like variables, population, relationship between variables, a research hypothesis that is क्या है? Based है to test the relationship between two or more variables. Simple. एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल अब आपको डिफिनीशन वेरिएबल के टाइप्स भी हैं, ये एनालिसिस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रूशियल पार्ट है रिसर्च का कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल। फिर हम बताएंगे वेरिएबल है क्या चीज। वेरिएबल एनीथिंग व्हिच कैन चेंज अ वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एनीथिंग व्हिच कैन बी चेंज, नॉट फिक्स्ड। इफ we can fix, so this is constant, this is known as constant. So when the value is changed from place to place, person to person, time to time, so that quantity or that value is known as variable. समझ आ रहा है कि नहीं? टाइप्स ऑफ वेरिएबल में कर जाएंगे। तो ये कहते हैं कि हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस इसलिए हम यूज करते हैं कि जब हम दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हम फिर हाइपोथेसिस यूज करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? हाइपोथेसिस यूज करते हैं। तो सिंपल आपको पता चल गया कि हाइपोथेसिस क्या चीज है। हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन assumption which may be true, may be false, and hypothesis basically test the relationship between two or more than two variables. सिंपल है, इसमें कोई वो नहीं है। फिर characteristics of hypothesis क्या है? So there are different characteristics. Characteristics जानते हैं? What is mean by characteristics? खुसूसियात। हाँ, खुसूसियात है, लेकिन खुसूसियात का मतलब क्या है कि इसका क्या फायदा रिसर्च में हो सकता है, इसके क्या खुसूसियात होते हैं, रिसर्च के अंदर की बात ये कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि the hypothesis should be clear and precise to consider it to be reliable. ये क्लियर होना चाहिए। जब टेस्टिंग हाइपोथेसिस आप लिखते हैं ना, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। लेट सपोज एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, इसका प्रॉपर नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी लेट सपोज ये है टू इन्वेस्टिगेट, ये ऑब्जेक्टिव मैं लिख रहा हूं जिस तरह रिसर्च में लोग लिखते हैं ना, इसी तरह लिखते हैं। टू इन्वेस्टिगेट व्हाट, लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल आपको बताया था कंजम्पशन और इनकम का। टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप between income and consumption. This is your objective. हम क्या एस्टिमेट करना चाहते हैं?
अब ये रिसर्च की वर्ड्स हैं, इन्वेस्टिगेट, डिटरमिन और फाइंड, ये तीनों आप यूज कर सकते हैं। ये जो मैं बता रहा हूं ना, आप कहते हैं ना प्रैक्टिकल, वो बंदा नहीं आया जो प्रैक्टिकल बात कर रहा था, वो आज नहीं आया। ये प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूं, ये रिसर्च के अंदर ये वर्ड्स यूज है। आप जितनी भी रिसर्च पेपर स्टडी कर रहे हैं ना, उसको उठाइए लिखेंगे। जब भी आप क्वांटिटेटिव चीजों की रिलेशनशिप मालूम करेंगे ना, तो उसमें इन्वेस्टिगेट, फाइंड आउट या डिटरमिन लिखेंगे। ये वर्ड्स हैं, रिसर्च सारे वर्ड्स के गेम है ना, कि आपको उसका भी पता हो। तो ये मैंने इन्वेस्टिगेट किया। इस इन्वेस्टिगेट में करना चाहता हूं दो वेरिएबल्स दो कौन से हैं, इनकम और कंजम्पशन, दो वेरिएबल है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इस बारे में कि ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है और मैंने उसको उठाया है। सिंपल मैं बता रहा हूं। तो इससे मैं हाइपोथेसिस किस तरह बनाऊंगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा हाइपोथेसिस। एक होते हैं H0, एक होते हैं H1, लेक्चर के अंदर फिर आ रहा है। दो किस्म के हाइपोथेसिस होते हैं। ये डबल डॉट, ये इसको क्या कहते हैं, एक को सिली कॉलम कहते हैं ना, वो इस तरह होता है। और एक ये होता है। इसमें और इसमें फर्क क्या है, डू यू नो? पंक्चुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्लियर है सर। रिसर्च में ये जो कन्वेंशन, पंक्चुएशन की क्या है, ये ग्रेटर पॉज है, वो स्मॉलर पॉज है। ये ग्रेटर है, यस, और ये स्मॉल। यहां पर ग्रेटर वही उसका मतलब है, लेकिन रिसर्च में हम इसको इस तरह नहीं लेते जी। रिसर्च में इसलिए ये ग्रेटर यूज करते हैं क्योंकि आपका सारा रिसर्च इस पे बेस करता है, तो इसलिए हम इक्वल नहीं लगाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये आपके पास ये रिसर्च में तो H0 है और H1 है। एक है नल हाइपोथेसिस, एक है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये आगे रिसर्च टाइप्स ऑफ रिसर्च उस हाइपोथेसिस में आ रहे हैं। नल हाइपोथेसिस H0 को रिप्रेजेंट करते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बेसिकली HI है। I मींस 1 2 3 4, जितनी भी आप हाइपोथेसिस लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर हम सिंपल एक लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि एक ऑब्जेक्टिव है। एक ऑब्जेक्टिव के लिए एक हाइपोथेसिस होगा, लेकिन डिपेंड करता है अगर आपके पास दो वेरिएबल हो एक ऑब्जेक्टिव में, तो आप एक हाइपोथेसिस डिजाइन करेंगे। अगर आपके उसमें 3 वेरिएबल हो तो फिर 2 होंगे, अगर फिर 4 होंगे तो फिर 3 हाइपोथेसिस होंगे, अगर 5 होंगे तो 4 होंगे। तो आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जेक्टिव में कितनी वेरिएबल्स का जिक्र हुआ है। समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। क्लियर है? यस, क्लियर? तो मैं लिख रहा हूं नल हाइपोथेसिस H0, H1, या इसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। नल हाइपोथेसिस का मतलब है नो रिलेशनशिप, नो इफेक्ट, उसके लिए यूज होता है स्टैटिस्टिक के अंदर। तो यहां पर हम कहेंगे देयर इज नो, क्योंकि assumption क्या है कि देयर इज रिलेशनशिप और देयर इज नो रिलेशनशिप। ये चीज को चेक करेंगे ना। assumption क्या है कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। एक वकील होता है ना, केस के सपोर्ट में होता है, और एक वकील उस केस के अगेंस्ट में होता है ना, अपोजिट होता है। तो दोनों का आपस में डिबेट होता है और फिर डिसीजन इन द एंड। तो ये वो डिसीजन है कि एक अपोजिट आपकी थ्योरी आपकी ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करता है और एक हाइपोथेसिस आपकी थ्योरी या आपके ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट होता है। सो दिस वन इज अ नल हाइपोथेसिस व्हिच इज नोन एज H0। H0 इज सिंबॉलिकली उसका रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन उसको नल हाइपोथेसिस। सो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन, मैं जल्दी लिख रहा हूं, ठीक है, इनकम एंड कंजम्पशन। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये जो पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली रिसर्च है। आप समझे कि हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि देयर इज नो रिलेशनशिप। हम कहते हैं देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। तो ये आपका हाइपोथेसिस बन गया। ये फिर बाद में पता चलेगा जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे इनकम और कंजम्पशन का, और फिर उस पर एनालिसिस करेंगे और रिजल्ट आएगा कि किस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है। समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन हमने तो लिखा है कि वी इन्वेस्टिगेट, वी वांट टू इन्वेस्टिगेट, वी वांट टू फाइंड आउट, वी वांट टू डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। समझ आ रही है कि नहीं? तो इसको हम नल हाइपोथेसिस और इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं।
तो यहाँ पर जिक्र हुआ है वेरिएबल्स का, तो बेसिकली ये वेरिएबल्स के दरमियान मैंने आपको बता दिया ना कि वेरिएबल्स में से क्या है, इनकम एंड कंजम्पशन, दो वेरिएबल है। क्लियर है कि नहीं? सबको क्लियर है? बिल्कुल 100%। यस सर। अच्छा, फिर कहते हैं कि द हाइपोथेसिस इज शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज, कि इस ना हो कि क्लियर हो हर एक बंदे को, ये आपको समझ आ रहा है हर एक बंदे को, तो इस तरह एक कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा क्या है, इफ द हाइपोथेसिस इज a relational hypothesis, then it should be starting क्या है, stating the relationship between variables। अगर आपका हाइपोथेसिस रिलेशनल है जिस तरह ये है, इसलिए जानबूझ के मैंने क्योंकि ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ रहा था रिलेशनल, क्योंकि रिलेशनल क्या है, रिलेशनल हाइपोथेसिस मींस कि आपकी थ्योरी के बैकग्राउंड से पता है आपको कि ये दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है, क्योंकि उसकी ऊपर थ्योरी है ना। बैकग्राउंड में तो कीनेसियन ने थ्योरी प्रेजेंट किया है, अपनी तरफ से तो आप नहीं कह रहे, तो आपकी ऑब्जेक्टिव या आपकी हाइपोथेसिस को सपोर्ट थ्योरी कर रहा है, जो बैकग्राउंड में है उसका रेफरेंस आप दे सकते हैं। सो दिस इज रिलेशनल हाइपोथेसिस, मींस रिलेशनल हाइपोथेसिस कि अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव है, जो भी रिलेशनशिप है, लेकिन रिलेशनशिप है, समझ आ रही है कि नहीं? एक तो ये कि आपने फिर उसको क्या करेंगे, स्टेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन, ये हमने स्टेटिंग की। क्लियर? नंबर थर्ड जो है, द हाइपोथेसिस मस्ट बी स्पेसिफिक एंड शुड हैव स्कोप फॉर कंडक्टिंग मोर टेस्ट। स्कोप मींस कि अगर लेट सपोज अगर ये मेरा ऑब्जेक्टिव है और ये मेरा हाइपोथेसिस, तो मेरा टॉपिक क्या होगा, मेरा रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा, यही होगा ना। अगर हम सिंपल लिखना चाहते हैं कि द इन्वेस्टिगेशन of income and consumption in rural area of Jassarda to determine the relationship between income and consumption of the different households in district Mardan, ये टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, समझ आ रहे कि नहीं? तो आपका टॉपिक आपकी ऑब्जेक्टिव या आपकी हाइपोथेसिस से मैच कर रहा है, जो चीज आप टॉपिक में बता रहे हैं। सो दिस इज सिंप्लिसिटी ऑफ द रिसर्च, कि आपका टॉपिक भी सिंपल हो और आपका ये नहीं, इस तरह सिंपल नहीं है कि इतना आसान हो फिर उस पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, मतलब आप उसको सिंपल बनाएंगे कि हर एक बंदा अंडरस्टैंड करे, इजीली अंडरस्टैंड करे। उसमें होगा कंप्लेक्सिटी, उसमें होगी जब आप इसमें एनालिसिस करेंगे, वो फिर आप कंप्लेक्सिटी आप सिंपल वे में आप एक्सप्लेन करेंगे, तो इसको रिसर्च कहते हैं। वो जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है ना, इशू, उसको आप सिंपल इजी वे से आप एक्सप्लेन करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम रिसर्च कहते हैं। तो फिर कह रहे हैं द हाइपोथेसिस मस्ट बी स्पेसिफिक। अच्छा, नंबर 4 क्या है, द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द हाइपोथेसिस मस्ट बी वेरी सिंपल एंड इट इज क्या है, इट शुड आल्सो बी अंडरस्टूड दैट द सिंपलिसिटी ऑफ द हाइपोथेसिस इज नॉट रिलेटेड टू इट्स सिग्निफिकेंस। मैंने आपको जो अभी बात कही ना, इसका मतलब ये नहीं है कि इतना सिंपल हो कि हर एक बंदे को उसका पता हो। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी का मतलब है इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी, मतलब इंपॉर्टेंस, उस स्टडी का इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन उस स्टडी को, वो जो कॉम्प्लेक्स स्टडीज है, जो कॉम्प्लिकेटेड स्टडी है, उसको आपने सिंपल बना दिया एक्सप्लेनेशन में, कि हर एक बंदा इसको इजीली अंडरस्टैंड करे, रीडर या रिसर्चर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। आपकी रिसर्च में क्या हो, सिंप्लिसिटी हो। क्लियर है कि नहीं? कि अगर एक चीज मुश्किल एक्सप्लेन हुआ है ना, तो हर एक बंदा इसको समझेगा नहीं, जब समझेगा नहीं, उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तो आपकी रिसर्च वो नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? आपकी रिसर्च वो नहीं पड़ेगा। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइपोथेसिस। इस पे इतना टाइम वो नहीं करते। अच्छा, फिर सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस क्या है? द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस। रिजेम्बलेंस बिटवीन फिनोमेना। रिजेम्बलेंस क्या जानते हैं? जानते हैं रिजेम्बलेंस? What is mean by resemblance? Similarity. मैं similarity लिखना चाहता था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये रिसर्च का वर्ड है। Resemblance between the phenomena. Phenomena. What is mean by phenomena? हम कहते हैं ना, ये phenomena है, वो phenomena है, ये phenomena. What is mean by phenomena? Anything that can be perceived, sir, be a social, natural, or physical phenomenon. For example, anything that we can see, hear, is a phenomenon. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमारे पास थ्योरीज, फाइनेंस में थ्योरीज है, मार्केटिंग में थ्योरीज है, एचआर में थ्योरीज है। समझ आ रही है? तो उसकी बात ये कर रहे हैं कि रिजेम्बलेंस बिटवीन द फिनोमेना
वो फिनोमेना जो आपके पास क्या है, जो एग्जिस्ट करते हों, जो आपके पास पड़े हैं, उस पे आप रिसर्च है ना, रिसर्च कर रहे हैं, तो इसकी बात कर रहे हैं। नंबर सेकंड जो है ऑब्जर्वेशन फ्रॉम पास्ट स्टडीज, प्रेजेंट डे एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम द कंपटीटर्स। समझ आ रहा है कि नहीं? yes. मतलब इससे आपको पता चलेगा, पास्ट स्टडी से पता चलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ये सोर्सेज है ना, सोर्सेज। एक तो फिनोमेना से पता चल जाएगा, डिफरेंट फिनोमेना से पता चलेगा। दूसरा क्या है, पास्ट स्टडी से, प्रेजेंट एक्सपीरियंस से, आपका जो एक्सपीरियंस है। तो जो टॉपिक आप सेलेक्ट कर रहे हैं ना, आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है, या तो आपने स्टडी बहुत ज्यादा किया है, बुक्स पढ़े हैं, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े, तो आपके जहन में क्वेश्चन आ गया। लेट्स सपोज एनवायरमेंटल साइड पे आप रिसर्च कर रहे हैं, हेल्थ साइड पे आप रिसर्च कर रहे हैं, फाइनेंशियल साइड पे आप रिसर्च कर रहे हैं, सप्लाई चेन साइड पे आप रिसर्च कर रहे हैं। समझ आ रही है कि नहीं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साइड पे आप रिसर्च कर रहे हैं आपके जहन में, तो आपने उसके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी किया है, उसके बेस पे आपको आपके जहन में क्वेश्चन आ गया। नंबर थर्ड जो है साइंटिफिक थ्योरीज, और नंबर 4 है जनरल पैटर्न्स दैट इन्फ्लुएंस द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ पीपल। ठीक है। नंबर 3 जो है टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपका कौन सा टाइप ऑफ हाइपोथेसिस है। समझ आ रही कि नहीं? तो बहुत सिंपल है, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस। एक तो बहुत सिंपल हाइपोथेसिस है, ये सिंपल है, दिस इज द सिंपल हाइपोथेसिस। याद रखिए, ये जो मैंने हाइपोथेसिस डिजाइन किया है ना आपके सामने, ये सिंपल हाइपोथेसिस है। सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट एंड अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें भी आप देखें, मैंने लिखा है कि कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। इसमें कंजम्पशन जो है सिंगल वेरिएबल है जो डिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इनकम है। सिंपल। तो अगर आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल मींस दैट वेरिएबल व्हिच डिपेंड्स ऑन अनदर, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल डजंट डिपेंड ऑन अदर वेरिएबल, इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसमें इनकम इंडिपेंडेंट है और कंजम्पशन आपके पास क्या है? डिपेंडेंट है। ये कंसेप्ट आपका कहां से क्लियर होगा? ये आपके थ्योरी बैकग्राउंड से क्लियर होगा, कि आपको थ्योरी का पता हो, लॉस का पता हो, क्योंकि डिफरेंट लॉस पे हम रिसर्च करते हैं, डिफरेंट थ्योरीज पे रिसर्च करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन लाना चाहते हैं, तो आपको बेसिक्स का पता होना चाहिए, कंसेप्ट आपको क्लियर। तो इसमें क्या है? दिस इज द सिंपल हाइपोथेसिस। ये इसका एग्जांपल है कि जिसमें सिंगल आपके पास क्या हो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और सिंगल जो है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो। फॉर एग्जांपल, इफ यू ईट मोर वेजिटेबल यू विल लॉस वेट फास्टर। तो क्या हुआ? वेट फास्टर जो है ये डिपेंडेंट हो गया, और आपका जो जो वेजिटेबल्स ईटिंग है ये आपके पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ आ रही है कि नहीं? तो ये उसका एग्जांपल है, ऑलरेडी गिवन है, आसान है, कोई मसला नहीं है इसमें। कोई मसला है? हाँ। नंबर 2 जो है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। इसको कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और कंपोजिट हाइपोथेसिस भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स, लेकिन रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, हम स्टैटिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंपोजिट और सिंपल हाइपोथेसिस, और रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हम कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर डिपेंडेंट और 2 और मोर इंडिपेंडेंट। सिंपल बात है, अगर एक साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक हो, और उनके दरमियान हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस कर रहे हैं, तो उसको हम सिंपल हाइपोथेसिस कहेंगे। अगर एक साइड पे भी 2 या 2 से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो, और दूसरी साइड पे भी 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उसके दरमियान अगर हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस कहते हैं, उस टाइप ऑफ हाइपोथेसिस को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कहेंगे। सपोजिशन भी करना क्लियर है? Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। So the goal of arguments की relationship find out को, no that simple hypothesis थी। Suppose the dependent trio side three और variable side the arguments की relationship find out को, no that complex। नंबर ये जो है डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, ये डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, किसी बंदे ने, एक बंदा प्रोफेसर बन रहा था 21 ग्रेड में, और से उसने पूछा था कि उसके इतने रिसर्च पेपर हैं, 100 रिसर्च पेपर है, उससे ये पूछा था कि व्हाट इज मीन बाय डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। उसने उसका आंसर नहीं दिया। ठीक है, ये सिलेक्शन बोर्ड में ये क्वेश्चन किया गया था उसको। ठीक है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, व्हाट इज मीन बाय डायरेक्शनल हाइपोथेसिस? इट शोज हाउ अ रिसर्चर इज
intellectual and committed to a particular outcome. समझ आ रही है नहीं? इस सेंटेंस की समझ आ गई कि how a researcher is intellectual and committed to a particular outcome. The relationship between the variable can also predict its nature. Example आपको समझ आ जाएगा. Let's suppose children age 4 years eating proper food over 5 years. समझ आ रही है नहीं? Year period having higher IQ level than the children not having a proper meal. समझा रहे कि नहीं? Yes. डायरेक्शनल बेसिकली आपके पास उसने डायरेक्शन बताया है, काज और इफेक्ट इसमें है कि अगर एक बच्चा प्रॉपर फूड लेता है उसका IQ ज्यादा हो एज कंपेयर टू, लेकिन इसका डायरेक्शन क्लियर है, डायरेक्शन उसका क्लियर है इस हाइपोथेसिस का. समझ आ रहे कि नहीं? इसमें कंपैरिजन भी आ गया, कंपेयर भी दो चीजों के दरमियान कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि हायर और लेस भी है, हायर और लेस. समझ आ रहे कि नहीं? तो हम तो मैथमेटिकली लेस एंड हायर इस तरह लिखते हैं. समझ आ रहे कि नहीं? तो याद रखें, या इसका डायरेक्शन आपके पास हम कहते हैं कि 2 इज लेस देन 4, तो ये डायरेक्शन हो गया. अगर हम कहते हैं कि 2 इज इक्वल टू और लेस देन 4, तो ये बात फिर कंफ्यूजिंग, इक्वल भी हो सकता है, इसने इक्वल भी लगाया, ये डायरेक्शनल नहीं है. हम कहते हैं कि 2 इज ग्रेटर देन 1, ये भी डायरेक्शनल. समझ आ रहे कि नहीं? लेकिन अगर हम इस तरह लिखेंगे 2 इज नॉट इक्वल टू 4, तो इसके फिर तीन बात हो सकते हैं कि 2 इज लेस देन 4 या 2 इज 4, मैथमेटिक्स में पॉसिबल है ये है, और या 2 इज इक्वल टू 4, तो तीन बातें आ गई. तो अब इसमें डायरेक्शनल की बात नहीं कर रहे हैं, ये छुपी हुई है, डायरेक्शन नहीं है. ये दोनों मैं बता रहा हूं, डायरेक्शन और नॉन डायरेक्शन दोनों बता रहा हूं. डायरेक्शन हाइपोथेसिस में आपके पास क्लियर डायरेक्शन है कि इज ग्रेटर देन दिस, ये मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं. यहां पर वो बता रहे हैं, क्लियर कट आपको बता रहे हैं कि अगर एक बंदा प्रॉपर मील लेता है तो वो उसकी IQ तेज होगी एज कंपेयर टू वो जो नहीं ले रहा. समझ आ रही थी? तो इसके बाद ये डायरेक्शन हो गया. फिर नीचे क्या लिखते हैं? दिस शोज इफेक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ द इफेक्ट. डायरेक्शन ऑफ द इफेक्ट सिंपल बात है ना कि वो इफेक्ट क्या कर रहे हैं और डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट भी बता रहे हैं. डायरेक्शन ये बता रहे हैं कि मतलब उसमें इंक्रीज आ रहा है, और इफेक्ट उसका क्या हो रहा है? उसका IQ इंक्रीज हो रहा है, उसमें इंप्रूवमेंट, उसकी IQ लेवल में इंप्रूवमेंट आ रही है. तो ये डायरेक्शन हो गया. नॉन डायरेक्शन क्या है? इट इज यूज्ड when there is no theory involved. It is a statement that relationship exists between two variables without predicting the exact nature, direction of relationship. इसमें हमें पता नहीं होता. समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है कि नहीं? अगर कोई एग्जांपल मैं बता रहा हूं. लेट्स सपोज अगर मैं आपसे किसी चीज के बारे में पूछूं, क्वेश्चन में करूं, या आप मुझसे क्वेश्चन करें और उसका मैं आंसर दे दूं, तो ये डायरेक्शन हो गया. क्लियर आंसर में दे दो, आप क्लियर हो जाए. लेकिन उसका आंसर पे मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ दूं या मैं डाउटफुल हूं, समझ आ रहे कि नहीं? तो ये आपके पास नॉन डायरेक्शन, उसका पता नहीं चल रहा. लेट्स सपोज ये जो मैंने आपको बता दिया ना कि 2 इज नॉट इक्वल टू 4, समझ आ रहे कि नहीं? तो इसके दो उसमें हो सकते हैं कि ग्रेटर हो सकते हैं कि लेस हो सकता है. ये नॉन डायरेक्शनल है, डायरेक्शन का पता नहीं है. लेकिन अगर मैं कहूं कि 2 इज लेस देन 4, तो ये डायरेक्शन होगी, क्लियर कट बात होगी. समझ आ रहे कि नहीं? इसके एग्जांपल उस डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शन में आप बताएं कि लेट्स सपोज अगर आप कहते हैं कि एक बच्चा प्रॉपर मील ले रहा है, समझ आ रहे कि नहीं? तो उसका क्या इफेक्ट होगा? समझ आ रहे कि नहीं? उसका IQ लेवल बढ़ेगा, वो फिजिकली स्ट्रांग होगा. उसमें बहुत से क्वेश्चन आ गए ना, उसने छोड़ दिया, डायरेक्शन उसने नहीं बताया है. वो कहते हैं कि अगर
एक बच्चा प्रॉपर ईटिंग अ मील, सो देन व्हाई इज द इफेक्ट, व्हाट इज द इफेक्ट? तो इफेक्ट उसने नहीं बताया, डायरेक्शन उसने नहीं बताया है। उसमें फिर हो सकता है उसका आईक्यू, इसमें तो उसने बताया ना आईक्यू, उसका आईक्यू लेवल इंक्रीज होगा, लेकिन उसमें उसने नहीं बताया है कि आईक्यू लेवल इंक्रीज होगा, फिजिकली वो स्ट्रांग होगा, उसका मतलब प्रॉपर मील ले रहा है, उसका हाइट इंक्रीज हो रहा है साथ में, समझ आ रही कि नहीं, या उसका स्किन जो है वो ग्लो कर रहा है। तो अब 3 4 5 6 बातें क्वेश्चन छोड़ दिया, डायरेक्शन नहीं है, उसको क्लियर कट आपको पता नहीं है। लेट सपोज इसका एग्जांपल इस तरह है ना, इसका एग्जांपल कि आप मोटरवे पे जा रहे हैं और आपको पता नहीं है, अगर आपको पता है कि सीधा मोटरवे जा रहे हैं और मैं लाहौर जाऊंगा, तो ये तो डायरेक्शन है ना, आपको डायरेक्शन। और आप एक लेट सपोज आप फैसलाबाद जा रहे हैं और एक जगह पे पहुंच गए और आपको पता नहीं है कि इस साइड पे जाना है, किस साइड पे जाना है, अभी सीधा जाना है, तो उसमें डायरेक्शन नहीं है, समझ आ रहे कि नहीं? तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉन डायरेक्शन। मैथमेटिकली बेसिकली ये स्टैटिस्टिक में ये है, स्टैटिस्टिकली इसको हम इस तरह लेते हैं कि हम कहते हैं कि अगर मैं कहता हूं कि थीटा इज ग्रेटर देन 1, थीटा ये थीटा है, थीटा, तो ये डायरेक्शन हो गया कि क्लियर हो गया कि थीटा इज ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से ग्रेटर होगा, 2 3 4 1.1 1.2 10 15, ये क्लियर हो गया इसकी भी। मैं कहता हूं कि थीटा इज लेस देन 1, ये भी क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम इस तरह लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी क्लियर हो गया, या थीटा इज नॉट इक्वल टू 1, समझा रहे कि नहीं, ये भी क्लियर हो गया, ये सारे डायरेक्शन है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि थीटा इज इक्वल टू आर लेस देन 1 और थीटा इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 1, समझ आ रही कि नहीं, तो उसमें दो उसने बातें जोड़ दी कि इक्वल होगा कि ग्रेटर होगा, समझ आ रही कि नहीं, इसमें इक्वल और ग्रेटर दोनों आ गए, तो ये नॉन डायरेक्शन है, हमें डायरेक्शन का क्लियर नहीं। जी सर, उसमें जो चौथा एग्जांपल आपने बताया, ये इज नॉट इक्वल टू 1, so it's also not clear like how much, like ये ना, ये चीजें जो नॉट इक्वल टू 1 है ना, ये इसमें आ जाते हैं, right, इसमें आ जाते हैं। इससे फिर क्वेश्चन कि नॉट इक्वल टू 1 है, सो व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन क्या है? तो इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो उसने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, डायरेक्शन हमें क्लियर नहीं है, डायरेक्शन हमें क्लियर नहीं है, तो इसलिए इसको नॉन डायरेक्शन हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसमें डायरेक्शन हाइपोथेसिस क्लियर ना हो। रिसर्च में आप इस तरह एग्जांपल देंगे, आपको मुझे पता है समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ आपको नहीं आया ना? ये सिंपल ये है, सिंपल ये है कि हम कहते हैं कि फाइंड टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, ठीक है, और हम कहते हैं कि देयर इज नो रिलेशनशिप एंड देयर इज रिलेशनशिप। ये तो क्लियर हो गया कि रिलेशनशिप नहीं है और रिलेशनशिप है, समझ आ रही है? ये डायरेक्शन हाइपोथेसिस है। रिसर्च में हम नॉन डायरेक्शन हाइपोथेसिस यूज नहीं करते, अगर यूज करते हैं तो उसमें फिर अगेन एक हाइपोथेसिस में 3 हाइपोथेसिस या 2 हाइपोथेसिस में 0 होंगे, उसमें सब पार्ट्स होंगे ना। हम कहते हैं कि देयर इज इक्वल रिलेशनशिप और नॉट इक्वल रिलेशनशिप की बात अगर हम करें, यहां पर एक वर्ड यूज करें इक्वल एंड नॉट, तो अगर मैं यहां पे लिख लूं कि देयर इज नो इक्वल रिलेशनशिप एंड देयर इज द इक्वल रिलेशनशिप, तो हमारा फोकस तो इस हाइपोथेसिस पे, इसको हम स्पेसिफाई करते हैं और इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? तो देयर इज इक्वल, तो जो आपने बात की है ना कि इक्वल, तो ये आपके पास ये वाला है। अगर आप कहते हैं कि देयर इज नो या नॉट नो इक्वल रिलेशनशिप, तो फिर आपके पास अगर नो इक्वल रिलेशनशिप है तो आपका क्वेश्चन आ गया कि ग्रेटर है कि लेस है,
तो आप मजीद उसमें दो पार्ट्स देखेंगे कि देयर इज अ ग्रेटर रिलेशनशिप, देयर इज अ स्मॉलर रिलेशनशिप, लेस और ग्रेटर उसमें आ गए। तो मजीद उसमें क्वेश्चन, तो आप उसमें तो इस वेरिएबल को या उस हाइपोथेसिस को हम फिर क्या कहते हैं, ये आपके पास कंपोजिट हाइपोथेसिस कि एक हाइपोथेसिस के अंदर दो तीन हाइपोथेसिस बन गए। समझ आ रहा है कि नहीं? एक हाइपोथेसिस के अंदर सब पार्ट्स बन गए। तो इसी तरह वेरिएबल्स के अंदर जब आप रिसर्च करते हैं ना, तो एक वेरिएबल एज अ होल है और फिर उसमें हम क्या कहते हैं, उस वेरिएबल को हम इंडाइसिस करते हैं। इंडाइसिस वो से छोटे वेरिएबल को जमा करते हैं और उससे एक वेरिएबल बनाते हैं। एक सिंगल वैल्यू में उसको हम क्या कहते हैं, बता देते हैं। क्लियर है कि नहीं? इन्फ्लेशन या जो आता है, सो दो इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन बेसिकली जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं ना, तो दो तरीकों से करते हैं। ये बंदा ICCA का है, इसको पता होगा। एक होता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू करते हैं, और एक को हम क्या करते हैं, GDP डिफ्लेटर से करते हैं। आपको पता है ना, नॉमिनल GDP और रियल GDP, उसके थ्रू हम करते हैं GDP डिफ्लेटर। तो GDP डिफ्लेटर जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं और CPI से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जो कैलकुलेट करते हैं। तो GDP डिफ्लेटर से जो करते हैं वो किस लिए करते हैं, उसका क्या होगा? एज अ होल, मतलब उसमें सारी चीजें आ जाती है, इकोनॉमी का इन्फ्लेशन हम मालूम करते हैं। और CPI से जो करते हैं वो हम सिर्फ कंज्यूमर जो चीजें यूज करते हैं ना, उसमें हम कमोडिटी की बात करते हैं, सिर्फ ओनली जो कमोडिटी यूज करते हैं, तो उसके लिए हम फिर CPI। तो अब देखिए, जब इन्फ्लेशन हम फाइंड आउट करते हैं तो GDP डिफ्लेटर के अंदर तो बहुत सी चीजें आ जाती है ना, गुड्स भी आ जाते हैं, कमोडिटी, बहुत सी चीजें आ जाती है। समझ आ रहे कि नहीं? तो ये वो नॉन डायरेक्शन की बात है, एक उसमें बहुत सी चीजें आ गई, सब पार्ट्स आ गए। समझ आ रहे कि नहीं? या एक और एग्जांपल, HDI नहीं है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको हम कहते हैं, जानते हैं HDI? डू यू नो HDI? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स है ना, डेवलपमेंट के, कि आपके पास पर कैपिटा इनकम हो, आपका GDP हो, और आजकल HDI पे लोग करते हैं कि आप कितना डेवलप हैं। तो HDI के अंदर फिर इनफैक्ट मोर्टेलिटी आ जाती हैं, और आपका कि इनफैक्ट मोर्टेलिटी कितनी हो रही है, अगर ज़्यादा हो रही है तो आप डेवलप है कि नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसमें आ जाती है, ये सारी चीज़ें। तो HDI एक इंडेक्स है जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, और बहुत सी चीज़ों से बना के हमने एक चीज़ कंपोजिट एक चीज़ बनाई है। तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस सिंपल एक चीज़ है, और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बहुत सी चीज़ों से हम बना के एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि नॉन डायरेक्शन के अंदर फिर मुख्तलिफ क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं, मुख्तलिफ बातें आ जाती हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स आ जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन का पता ना हो, वो हाइपोथेसिस जो क्लियर कट आपको सिंपल, क्योंकि हाइपोथेसिस तो हमें ये होना चाहिए ना, सिंपल, हमने बता दिया कि सिंपल हो, क्लियर हो, प्रिसाइज हो, अंडरस्टूड हो, क्लियर की अंडरस्टैंड कर सके। तो जब आपका नॉन डायरेक्शन हाइपोथेसिस हो तो फिर उसका पता नहीं चल रहा, क्लियर है कि नहीं? तो इसको हम ये नॉन डायरेक्शन हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या है? इट प्रोवाइड्स द स्टेटमेंट व्हिच इज नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ये मैंने आपको बता दिया। नल हाइपोथेसिस को देखिए, नल हाइपोथेसिस मैंने सिर्फ एच लिख दिया, इसको हम H0 से डिनोट करते हैं, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को इसको हम H1 से डिनोट करते हैं। नल हाइपोथेसिस थ्योरी के या आपके ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट होगा, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी थ्योरी और ऑब्जेक्टिव के क्या होगा, सपोर्ट में होगा। इन दोनों को हम फिर टेस्ट करते हैं। तो हमारा रिसर्च में गेम ये होता है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हमने ये हाइपोथेसिस बना दिए ना, जब कंक्लूजन आएगा, जब डेटा आएगा, मॉडल उस पर रन करेंगे, फार्मूले से आंसर आएगा, कंक्लूजन आएगी, तो उसमें हम लिखेंगे कि कौन सा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ। हम कहते हैं कि हाँ रिलेशनशिप है। फिर रिलेशनशिप है, लेकिन कितना रिलेशनशिप है, कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो फिर ना, अब देखिए ये भी नॉन डायरेक्शन में बन गया। रिलेशनशिप तो है, स्ट्रांग है कि वीक है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है,
समझ आ रही कि नहीं? उसमें बहुत सी चीजें आ गई ना, पॉजिटिव नेगेटिव भी आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव भी आ गया, वीक और स्ट्रांग भी आ गया। तो अब उसके अंदर बहुत सी चीजें, रिलेशनशिप है लेकिन रिलेशनशिप के अंदर फिर मुख्तलिफ और डिफरेंट पार्ट्स, तो ये नॉन डायरेक्शन पे बन गया। तो ये जब हम क्लियर करेंगे ना एनालिसिस करके, तो इन द एंड बताएंगे कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन, देयर इज अ स्ट्रांग रिलेशनशिप बिटवीन इनकम। वो तो वैल्यूज हमें बताएंगे ना, वो वैल्यूज को हम फिर एक्सप्लेन करेंगे कि उस वैल्यू का मतलब क्या है। जब वैल्यू अच्छी आ रही है तो हम कहते हैं कि स्ट्रांग रिलेशनशिप है। क्लियर है कि नहीं? ये खैर अब आपको तो क्लियर इसलिए नहीं कि आपने किया नहीं है ना, जब आप करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा, प्रैक्टिकली उस पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद और क्या है, फंक्शन हाइपोथेसिस है और हाइपोथेसिस फॉर्मूलेशन है। हाइपोथेसिस कैजुअल है, कैजुअल एसोसिएटिव एंड काजुअल हाइपोथेसिस। एसोसिएटिव और कैजुअल क्या है? एसोसिएटिव हाइपोथेसिस ये है कि एक वेरिएबल में चेंज आता है और उसकी वजह से दूसरी वेरिएबल में भी चेंज आ जाए, ये एसोसिएटिव है क्योंकि एक वेरिएबल दूसरे के साथ एसोसिएटिव है। एक चेंज होता है तो दूसरा दूसरे के साथ चेंज होता है, एक इंक्रीज होता है दूसरा भी इंक्रीज होता है, एक डिक्रीज होता है दूसरा भी डिक्रीज होता है। समझ आ रही कि नहीं? तो एक के चेंज होने से दूसरे में जब चेंज दूसरी वेरिएबल में चेंज आता है उसको हम एसोसिएटिव कहते हैं कि ये दोनों एसोसिएट है। और कैजुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? कैजुअल रिलेशनशिप ये है कि इसमें काज और इफेक्ट, काजल रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं। आप जब रिसर्च करेंगे ना हेल्थ में, तो उसमें काज एंड इफेक्ट की बात हम करते हैं कि ये मेडिसिन डॉक्टर ने दे दी, या लेट सपोज बीमारी को मालूम करेंगे क्या काज थी, ये काज थी, उसकी वजह से ये बीमारी इफेक्ट हो गई। उसके लिए सोल्यूशन क्या है? मेडिसिन लिखेंगे, उसका इफेक्ट क्या होगा? ठीक होगा। तो काज एंड इफेक्ट, काज एंड इफेक्ट। लेट सपोज मैंने कोल्ड ड्रिंक्स पी ली तो ये मेरा काज है, इफेक्ट क्या हुआ? थ्रोट इन्फेक्शन हो गई। तो जब काजल, तो ये प्योर साइंसेस नहीं होते, बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स, उसमें काजल स्टडी होती है, काज एंड इफेक्ट को हम देखते हैं, काज क्या होगा इफेक्ट क्या होगा, काज एंड इफेक्ट। जी वेरिएबल इसमें टू वेरिएबल्स होंगे, लेकिन वो वेरिएबल जो वेरिएबल ये है ना, लेट सपोज अगर मेडिकल साइंसेस में मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि लेट सपोज ड्रिंकिंग क्या है, स्मोकिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनली आपके लंग्स पे अफेक्ट करता है कि नहीं, कैंसर करता है कि कैंसर, ये भी आपके पास है। लेकिन सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि लेट सपोज अगर मैं कोल्ड ड्रिंक्स पीता हूं तो उसकी वजह से मेरा थ्रोट इन्फेक्शन, तो कोल्ड ड्रिंक्स इज द काज एंड इफेक्ट उसका क्या है? थ्रोट इन्फेक्शन। समझ आ रही है कि नहीं? या चेस्ट इन्फेक्शन है। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपके पास काज एंड इफेक्ट, काजल स्टडी, ये रिलेशन, ये वेरिएबल्स हैं ना। वेरिएबल क्या है? ये वेरिएबल है कि ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर एंड थ्रोट इन्फेक्शन इज अनदर वेरिएबल, ये दो वेरिएबल। समझ आ रही है कि नहीं? ये जो उसने बता दिया कि स्मोकिंग टू इन मोर वेरिएबल भी हो सकते हैं, हो सकते हैं, 5 वेरिएबल हो सकते हैं। तो उसके लिए फिर ये है कि जब मेथोडोलॉजी में जाएंगे तो एक वेरिएबल हो सिंगल, तो सिंगल के लिए अलग फिर मेथोडोलॉजी मॉडल है, अगर 2 हो तो फिर उसके अलग हैं, अगर इंडिपेंडेंट साइड पे 2 हो या 2 से ज्यादा हो उसके लिए अलग है, अगर डिपेंडेंट साइड पे 2 या 2 से ज्यादा हो उसके लिए अलग है, अगर सिंगल है उसके लिए अलग है, अगर क्वालिटेटिव है तो अलग मॉडल है, अगर क्वांटिटेटिव है तो अलग मॉडल है। ये फिर वो मैं बताऊंगा कि क्या उसमें है, लेकिन वो मेथोडोलॉजी उस पे जाएंगे। अच्छा, फिर फंक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हेल्प्स इन मेकिंग ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पॉसिबल। क्या करता है? हेल्प करता है ऑब्जर्वेशन में और एक्सपेरिमेंट में। It become the second point है, it become the start point of the for the investigation. हाइपोथेसिस का फंक्शन ये है कि जब हम रिसर्च का स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? टेस्टिंग हाइपोथेसिस हम करते हैं। जब आप रिसर्च स्टार्ट करते हैं ना, ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव के अंदर फिर हाइपोथेसिस, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। हाइपोथेसिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रिसर्च। समझ आ रही है कि नहीं? ये सेकंड फंक्शन है। थर्ड फंक्शन क्या है? हाइपोथेसिस हेल्प इन वेरीफाइंग द ऑब्जर्वेशन। ये क्या है? ऑब्जर्वेशन आप लेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन ये है कि लेट सपोज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? जब मैं रिसर्च करूंगा, लेट सपोज मेरा स्टडी किस पे होगा? अगर नंबर ऑफ पेशेंट्स पे है तो मेरा ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे? नंबर ऑफ पेशेंट्स होंगे। अगर नंबर ऑफ हाउस होल्ड पे है तो मेरा ऑब्जर्वेशंस क्या है? नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स है।
अगर फार्मर्स पे डेटा मैं कलेक्ट करूंगा तो नंबर ऑफ फार्मर्स मेरे क्या होंगे, ऑब्जर्वेशंस होंगे। क्लियर है कि नहीं, मेरे क्या होंगे, ऑब्जर्वेशन होंगे। अगर नंबर ऑफ डॉक्टर्स पे मैं रिसर्च करना चाहता हूं तो नंबर ऑफ डॉक्टर, या नंबर ऑफ पैरामेडिक स्टाफ है उस पे मैं रिसर्च करना चाहता हूं, नंबर ऑफ नर्सिंग ये स्टाफ है तो उस पे करता हूं, तो ये मेरा क्या है, ऑब्जर्वेशन। तो ये कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या है, हाइपोथेसिस हेल्प इन वेरीफाइंग द ऑब्जर्वेशन। हाइपोथेसिस है मैं ये पता चलता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे कितने होंगे। समझ आ रहे कि नहीं, जब आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट करेंगे ना उसके लिए भी वो हजारों फार्मूले हैं कि कितने आप लेंगे, 100 लिए 120 क्यों नहीं ले रहे, 80 क्यों नहीं ले रहे, उसके लिए भी जस्टिफिकेशन चाहिए कि 100 मैंने लिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस। समझ आ रहे कि नहीं, तो वो साथ साथ में हम फिर करेंगे। नंबर 4 क्या है, इट हेल्प्स इन डायरेक्टिंग द इंक्वायरीज इन द राइट डायरेक्शन। लेट्स सपोज हाइपोथेसिस हमें एक राइट डायरेक्शन बताता है कि अगर हमारा हाइपोथेसिस ठीक होगा तो हमारा रिजल्ट भी ठीक आएगा। अगर हमने हाइपोथेसिस क्लियरली हमने डिजाइन नहीं किया हो रिसर्च के अंदर तो हमारा रिजल्ट्स कभी भी एक्यूरेट नहीं आ सकते। समझ आ रहे कि नहीं, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन उसका क्या है, आइडेंटिफाइंग द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल टू बी स्टडीड। आप अपनी रिसर्च के अंदर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा। तो हाइपोथेसिस हमें उसमें हेल्प देता है। समझ आ रही है, फॉर्मुलेशन सबसे पहले मैंने आपको स्टार्ट में की वर्ड क्या है, कीवर्ड लिस्ट जो है, लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स मैं आपको बता रहा था ना, कीवर्ड्स ऑफ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। तो लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स क्या है, यही वेरिएबल है कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। कीवर्ड्स रिसर्च के अंदर हम लिखते हैं कीवर्ड्स और फिर इस तरह डबल डॉट लगा के हम लिखते हैं कि ये वेरिएबल तो मेन जो मेरा वेरिएबल है डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है, वो लिखते हैं। तो कीवर्ड्स, तो आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आइडेंटिफिकेशन आपने करना है। नंबर 2 क्या है, स्पेसिफाई द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन दीस वेरिएबल्स। फिर आपने इसका नेचर भी बताना है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। समझ आ रही कि नहीं, ये भी बताना है। फिर नंबर 3 सिंपल often refer to parsimonious। parsimonious क्या चीज है, parsimonious जानते हैं, हाँ, जो चीजें क्या हो, डिफिकल्ट हो, डिफिकल्ट। parsimonious क्या है, डिफिकल्ट चीजें, टाइट जो चीजें जो अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो, तो क्या है उसको क्या करना चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए, आप उसको सिंपल करेंगे। तो इसने नीचे लिखा है ना, इट आल्सो बेटर टू हैव सेवरल सिंपल हाइपोथेसिस देन वन कॉम्प्लिकेटेड हाइपोथेसिस। कि अगर आप एक डिफिकल्ट चीज, टाइप चीज आप लिखते हैं जिस पे बंदा थिंकिंग पे मजबूर हो जाए कि उसमें फंस जाए, तो उससे अच्छा है कि आप उससे बहुत से हाइपोथेसिस बना लें, लेकिन वो डिफिकल्ट है। मतलब ये है कि आप अपने हाइपोथेसिस को डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे। नंबर 4 क्या है, डज नॉट इंक्लूड रेफरेंसेस टू स्पेसिफिक मेजर्स। हाइपोथेसिस में हम रेफरेंसेस की बात हम नहीं करते, उसकी मेजरमेंट नहीं करते। रेफरेंसेस नहीं होते, जस्टिफिकेशन कि इसने भी किया, वो हम उसमें इंक्लूड नहीं करते। डज नॉट रेफर टू अ स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर दैट विल बी यूज्ड इन एनालिसिस। क्या मतलब ये है, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर डज नॉट रेफर टू अ स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल दैट विल बी यूज्ड इन एनालिसिस। आप एक ही एनालिसिस पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। समझ आ रहे कि नहीं, आप डिफरेंट एनालिसिस, डिफरेंट प्रोसीजर ऑफ स्टैटिस्टिक यूज कर सकते हैं। सिंपल नहीं है कि बस एक ही हाइपोथेसिस, एक ही तरीका होगा, नहीं। मतलब आप उस टेस्टिंग हाइपोथेसिस को डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट एनालिसिस के थ्रू आप उसको कर सकते हैं। जब आप टेस्टिंग हाइपोथेसिस करेंगे ना, तो टेस्टिंग हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि सिंपल तरीके से, एक फैक्ट्स तरीके से नहीं कर सकते, डिफरेंट तरीकों से हम कर सकते हैं। फिर कहते हैं इट implies that population that you are going to study। it implies, ये रह गया, it implies the population that you are going to study। मतलब ये है कि आपकी पॉपुलेशन क्या है, दो किस्म के स्टडी होते हैं, एक होते हैं सैंपल डेटा, एक होते हैं पॉपुलेशन डेटा।
sample data, sample is the part of population. Population का मतलब ये है, let's suppose this whole class of MS Management Science का जो class है, ये आपका population of study है. Let's suppose 24 students हैं, 24 में से मैं 5 students ले लेता हूँ, so this is the sample data study. ये मैंने इसी तरह अगर किसी विलेज को आप सेलेक्ट करेंगे ना, तो उस विलेज में लेट्स सपोज फार्मर्स हैं या हाउस होल्ड्स हैं या डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं या टीचर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं, तो उसमें से लेट्स सपोज उस विलेज में या उस डिस्ट्रिक्ट में बहुत से होंगे, 100 होंगे, तो उसमें से आप 50 लेते हैं, 30 लेते हैं, 10 लेते हैं. तो the totality of the observation is known as population and the part of that population is known as sample. समझ आ रही कि नहीं? तो पॉपुलेशन और सैंपल की भी आपको समझ आनी चाहिए. ये आपका लेक्चर मैंने जल्दी खत्म कर दिया क्योंकि प्रैक्टिकल की तरफ आए, क्योंकि आपका वो हुआ है प्रैक्टिकल की तरफ. सही है? अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि टॉपिक क्या आप लोग लेके आए. सर ما خو یو د درې دغه کړي دي نو تاسو به پکې بیا دغه کوي. क्या ऑफ कहीं नहीं सर.